तहलका अंगेज खबर यह है कि क्या एमक्यूएम के किसी दौर में उनके ही लोगों ने 50 अरब रुपए का टीका लगाया या नहीं लगाया। एक बड़ी अहम तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने इंकशाफात से भरपूर रखने वाला हूं। दूसरी अहम बात यह कि असल कैदी कितने भागे थे, एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है, वो भी आपके सामने हम रखने वाले हैं कि उस सारे मामला में क्या हुआ है। क्या मौलाना तारिक जमील का इस्तकबाल कादियानी कर रहे हैं, ये एक नई चीज सामने आई है। उसके हकाइक क्या है, पाकिस्तान का बजट एक आम आदमी के लिए कितना भी हो फायदेमंद है या सिर्फ लफ्जी गोराबारी है, हकीकत उसके पसे पर्दा क्या है, ये भी आपके सामने रखने वाला हूं। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी और अहम खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, लेकिन उन सब के लिए जरूरी है कि आपको प्रोग्राम आखिर तक जरूर देखना है और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें ये तमाम नेमतों से नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं बड़ी अहम खबर से। ये बातें कही गई कि जब जलजले के झटके आए तो झटके आने के फौरन बाद कराची की मलिर जेल टूट जाती है, फायरिंग का सिलसिला होता है और दावा ये किया जाता है कि 216 कैदी फरार हुए, जिसमें से उन्होंने अच्छे खासे पकड़ लिए। लेकिन अब मैं आपको चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और बड़ी ही खतरनाक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 10 दिन के बाद अब ये बात मालूम हुई है कि कुल 216 कैदी फरार नहीं हुए, बल्कि इनकी तादाद 225 थी। हैरत अंगेज तौर पर जेल इंतजामिया को भी 9 दिन के बाद मालूम होता है कि 9 और कैदी भी गायब हैं। यह है सिंध हुकूमत और यह है पाकिस्तान और यह है पुलिस का निजाम। उन 216 में से अब तक इनका दावा यह है कि 146 के करीब अफराद पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक फरार होने वाले ने खुदकुशी कर ली थी, जबकि दूसरे ने गिरफ्तारी देने के बजाय उस पर पुलिस की फायरिंग हुई थी और फायरिंग के तबादले में वो मारा गया था। अब इस तरीके से अभी तक जो 79 अफराद हैं जिनके बारे में ना ही पुलिस को कोई मालूम हो सका है, ना ही इस पूरे निज़ाम ने इनके बारे में कोई ऐसी चीज़ पाई जा रही है कि जिसकी बुनियाद पर ये मालूम हो सके कि ये तमाम लोग कहाँ पर हैं। सो ठंड बटा ठंड और अब तक उन 79 लोगों के बारे में किसी को कुछ भी मालूमात हासिल नहीं हो सकी। हैरत अंगेज बात है ना। तो अब देखते हैं कि 10 दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक उन लोगों के बारे में मालूम नहीं हो सका, आइंदा दिनों के अंदर भी मालूम होता है या नहीं होता है। एक और रिपोर्ट और एक अहम चीज़ आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तहलका अंगेज खबर यह है कि एक बार फिर एमक्यूएम के दौर में जो उरूज हासिल हुआ था एमक्यूएम को, और जो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब का और परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस ज़माने की कुछ प्रोजेक्ट्स की कुछ फाइलें खुलना शुरू हुई हैं। अब वो फाइलें इस वक्त क्यों खुलना शुरू हुई हैं, ये एक अलग बहस है, और उन फाइलों के खुलने की कोई और वजह भी होगी या नहीं होगी, ये बड़ा अहम नुक्ता है। आपको मालूम होगा कि एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में बहुत लोग चहीते थे। वो लोग जो चप्पल पहन कर आए थे वो अरबपति और खरबपति बन गए, और वो अरबपति और खरबपति बनने वाले लोग कौन लोग थे? क्या वाकई में उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया था कि वो उनकी मिसाल दी जानी चाहिए, या फिर वो बड़े ही मनपसंद लोगों को दिए गए थे? ये टोटल प्रोजेक्ट तकरीबन 50 अरब रुपए का मामला है कि एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में जो पर्टिकुलर सारे
ठेके दिए गए वो मखसूस लोगों और मखसूस कंपनियों के साथ साथ मखसूस एमक्यूएम के ही लोगों को दिए गए, और उसमें जो नाम आते हैं वो ऐसी कंपनीज के नाम आते हैं कि जो कि अभी भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं नाम लेना नहीं चाहता उस कंपनी का, लेकिन एक ऐसी कंपनी थी कि जिसको कॉरिडोर 2, तमाम ब्रिजेस और अंडरपास के ठेके दिए गए, और उसका ताल्लुक एक खास लोगों से था कि जनाब उनका ताल्लुक कहां पर और कहां चेन पाई जाती है, वो भी बड़ी अहम थी। इसी तरीके से एक साहब और पाए गए हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे। आपको याद होगा जब एमक्यूएम का 2016 में 22 अगस्त का वाकया रोनुमा हुआ था, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस सामने आना शुरू हुए थे। जो मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस सामने आए थे उसमें इस वक्त की जो एमक्यूएम है, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के जो लोग हैं, उनके नाम भी उसके अंदर शामिल थे कि जनाब उन लोगों ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात किए। तो क्या ये फाइल्स एक बार फिर खुल रही हैं, या इन फाइल के ऊपर से पड़ी हुई गर्द को हटाकर कोई नए मामले सामने आने वाले हैं, कुछ बड़ी कहानियां होने वाली हैं? जरा सा अगर एक बार ऑडिट का मामला सामने आए तो आपको मालूम होगा कि एमक्यूएम के बड़े बड़े रहनुमा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो एमक्यूएम, पीएसपी या किसी और नाम से भी अगर कर रहे हैं तो उनके रिश्तेदारों के नाम पर कई ठेकों की कहानियां चल रही है। मैं उन कंपनीज के नाम नहीं बताना चाह रहा, लेकिन आपको अगले चंद दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल होती हुई वाज़ेह तौर पर नजर आएगी कि ये प्रोजेक्ट्स और ये मामलात कहां कहां आकर रुकें। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, तो आपको ये बात मालूम होगी। आप सिर्फ उठाकर देखिएगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन कंपनीज़ के पास ये मामलात मौजूद रहें और ताहाल मौजूद हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो आजकल भी एक आध सेनेटर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कौमी असेंबली के अंदर भी मौजूद हैं। तो आपको बहुत सारे कहानियाँ ये आइंदा दिनों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगी। अभी से खबर आपको दे रहा हूँ, ढूंढना चाहें ढूंढ लीजिए, पकड़ना चाहें पकड़ लीजिए, तलाश करना चाहें तलाश कर लीजिए, मेरे पास उन सबकी लिस्टें मौजूद है। खैर, आइए आते हैं अगली खबर की तरफ और अगले मामले की तरफ। एक बहुत ही मैं एक स्टोरी को फॉलो कर रहा हूं और वो है मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जमील साहब के मुतालिक ये बात कही जा रही है कि वो लंदन गए और लंदन में उनकी मुलाकात, उनका जो इस्तकबाल है, या उनका जो पिछली बार भी उनके जो ख़ास वहाँ पर मेज़बान थे वो थे अनिल मुसर्रत। अच्छा, अनिल मुसर्रत को आमतौर पर जो यूके के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया की सेलिब्रिटीज़ को वो ख़ास तौर पर कैश करवाते हैं। उस ज़माने की तमाम सेलिब्रिटीज़ हों या अभी की सेलिब्रिटीज़ हों, ख़ास दावतें दी जाती है, वो ख़ास दावतें देते हैं, वो ख़ास रहम दहन, वो चाहे इंडिया के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो। खान साहब से भी उनकी दोस्ती का मामला इसी हवाले से था और अनिल मुसर्रत उस हवाले से एक बड़ा नाम तस्वुर किया थे। यहाँ तक कि खान साहब की जब हुकूमत आई थी, जो यहाँ पर मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़, मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शंस के काम थे, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे, उसमें बाकायदा अनिल मुसर्रत को एक बड़ा अहम ओहदा दिया जा रहा था। और बाद में ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ या ये बातें शुरू हुई कि अनिल मुसर्रत एक कादियानी है, और कादियानी होने की वजह से उस पर काफ़ी एतराज़ात शुरू हुए और उसके बाद खान साहब उस मामले से बैक हुए और अनिल मुसर्रत को कोई बाकायदा डेजिग्नेशन नहीं दिया गया। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौलाना तारिक जमील के हवाले से सोशल मीडिया और मुख्तलिफ जगहों पर यह बात चल रही है कि एक बार फिर अनिल मुसर्रत ही मेज़बान है मौलाना तारिक जमील साहब के, और मैंने आपसे कहा कि एक वॉर शुरू हो चुकी है खुद उनके ही अपने चाहने वालों और उनके दरमियान। तो उस हवाले से प्रोपेगेट किया जा रहा है। मैं ये बात नहीं समझता कि सच है या झूठ है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो यूके में इस वक्त अनिल मुसर्रत की मेज़बानी में वक्त गुजार रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि कुछ दिनों से सारा सिलसिला चल रहा है, ज़ाहिर इस खबर को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि ये बात कहाँ जा रही है और किस तरफ आकर रुक रही है। एक और बड़ी अहम खबर की तरफ चलते हैं और बड़े अहम मामले की तरफ चलते हैं। खबरें मैं आपको साथ साथ दे रहा हूं और ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूं। आज यूं तो बजट पर बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये वो दिन होता है कि जब फैसला होता है कि अब किसकी किस्मत का तारा खुलने वाला है। लेकिन अगर आप बजट के आदाद व शुमार देखें तो आपको उससे एक दिन पहले वाले आदाद व शुमार चौंका देंगे। इस रिपोर्ट में जो इक़्तिसादी सर्वे आया है इसके मुताबिक ये बात कही गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की शरह है वो 44.7% है।
اچھا، جب کبھی بھی آپ سرکاری اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس پر اتنا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ اگر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں پر غربت کی شرح 44.7% ہے تو حقیقت میں یہ کم سے کم 50% سے زیادہ ہوگی۔ یعنی کہ اگر پاکستان کی آبادی کو 25 کروڑ تصور کیا جائے تو سرکار کے مطابق ہی اس کی آبادی کا تقریباً 50% یعنی کہ 12.5 کروڑ کے قریب آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں وقت پر کھانا مناسب نہیں ملتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بنیادی ضرورت کی چیزیں میسر نہیں ہیں اور ریاست اسے دینے میں ناکام ہو چکی ہے، اس لیے یہ لوگ غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سوچئے، وہ ملک کے جس کی آبادی کا نصف سے زیادہ سرکاری اعداد و شمار سے، یقینی طور پر یہ اعداد و شمار اس سے زیادہ ہوں گے، لیکن آپ صرف ایک اسی بات کو اگر پکڑ لیجئے، جناب آدھا ہی اگر آپ ان کو مان لیجئے اور آدھی آبادی اگر غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے تو باقی سب کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کہاں پر ہیں۔ پاکستان کے اندر چند ہزار وہ اشرافیاں ہیں، چند ہزار خاندان ہیں کہ اس پوری دولت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان دولت پر اور ٹیکس کی شرح بھی ان لوگوں کو ادا نہیں کرنی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس ان غریب لوگوں پر یا وہ براہ راست یا بالواسطہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو ایک عام آدمی کو دینا ہوتا ہے، چاہے وہ پیٹرولیم لیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بجلی کے بل کی صورت میں ہو۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف ان کا طرز زندگی دیکھیں گے تو وہ دن کے اندر 10 لاکھ اور 20 لاکھ روپے صرف اپنی عیاشیوں یا اپنی طرز زندگی کو رکھنے کے لیے اس پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ان پر ٹیکس کی شرح سب سے زیادہ کم ہوتی ہے۔ جب تک یہ سسٹم ایک طرف ہی جھکا رہے گا تب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو یہ اعداد و شمار کا کھیل ہے، لیکن اس اعداد و شمار کے کھیل کے اندر غریبوں پر ہی ٹیکس کے نفاذ ہوگا، غریبوں کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہوگی، لیکن یہاں پر کوئی براہ راست یا بالواسطہ طور پر عوام کے لیے ریلیف کے لیے میں کوئی بڑی چیز ابھی تک دیکھنے سے قاصر نظر آ رہا ہوں۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ موٹی موٹی خبریں جو آج ہو رہی ہے، جو رونما ہو رہی ہے، جو چیزیں ہونے والی ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ 11 تاریخ ظاہر میں آج یہ پروگرام کر رہا ہوں تو 10 جون ہے اور 11 تاریخ کو عمران خان صاحب کی بیل کے حوالے سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہے۔ 11 جون کو بیل ان کی یا ضمانت پر رہائی کی بات کہی تو وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت لندن میں موجود ہیں، وہاں پر ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی عدالت سے یہ بیل ہو جائے گی اور آپ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر عدلیہ بیل دے دے گی تو ظاہر ہے میں اسے رد کرنے والا کون شخص ہوتا ہوں۔ تو اسے بڑی سرخی دی گئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا خان صاحب کی حمایت کی طرف جا رہے ہیں یا وہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، اچھا سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے، مگر زمینی حقائق کیا ہے؟ 11 تاریخ کو عدالت پھر سجے گی، ٹی وی چینلز موسٹلی خاموش رہیں گے لیکن سوشل میڈیا اس پر بات ضرور کرتا رہے گا۔ لیکن 11 تاریخ کی عدالت میں میں ظاہر کوئی خاص بات نہیں کر سکتا، لیکن جو پرندوں کی حرکت ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ موسم کیسا آنے والا ہے۔ مطلب ہمارے یہاں پر سائبیریا کے جب پرندے آنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب سردیاں بہت زیادہ قریب ہیں یا سردیاں آنے والی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو فرشتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے ہیں، صحیح ہے، یہ فرشتے بھی جب آتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب کیا صورتحال چلنے والی ہے۔ تو خان صاحب کے لیے فی الحال کوئی اس طرح کا پیکیج اناؤنسمنٹ نہیں ہے، صحیح، اور اس بات کو تحریک انصاف بھی بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آئندہ دنوں کے اندر میری ناقص معلومات کے مطابق پاکستان کے بڑے نام جو اس وقت حکومت میں یا مختلف اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں وہ یورپ جا رہے ہیں، اس میں شاید یو کے بھی جائیں اور امریکہ بھی، متوقع طور پر مجھے کچھ اندازہ ہے۔ تو ابھی سے باقاعدہ جو یہ لوگ ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے وہاں پر پروٹیسٹ اناؤنس کر دیے ہیں، یعنی کہ اپنے احتجاج اناؤنس کر دیے ہیں اور یہ آپ کو اس کی گرماہٹ جون کے وسط میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں جس بات کی آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اگر 11 تاریخ کو اگر یہ معاملات حل ویسے ہی نہیں ہوں گے اور 14-15 تاریخ کو آپ کو جو میں خبر ابھی سے دے رہا ہوں وہ بھی آپ کو آئندہ دنوں کے اندر خبر مل جائے گی، تو ایسا سلسلہ نہیں ہوگا۔ اس 14-15 تاریخ کے بعد سے ہی پی ٹی آئی اپنے مظاہروں کا سلسلہ شروع کرے گی، جس حوالے سے کراچی میں بھی بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے مظاہرے کرے گی۔ تو سندھ حکومت اور دیگر لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور اس بار پی ٹی آئی جو کراچی میں کرے گی تو ان کی ایڈوانس گرفتاریاں بھی ہوگی اور اس کے بعد کی بھی گرفتاریاں ہوگی۔ خبریں بہت ساری آنے والی ہیں آپ کے لیے، تو اس کا بھی انتظار کیجیے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے بڑی معلومات اور بڑی خبریں آپ کے پاس میسر آنے والی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کچھ اشارتاً میں نے کچھ چیزیں بتائی ہے، کچھ آپ
کو آگے چل کر معلوم ہو جائے گا. جو میری جادوگرنیاں ہیں انہوں نے مجھے کیا کیا معلومات دی وہ ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. دعا دیجیے گا. اللہ نے کے بعد